नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा, टुडेज और टॉपिक इज नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपकी 12th क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, उसी के अंदर हम नेचर एंड स्कोप को पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का जिसमें हम ह्यूमन और नेचर यानी एनवायरनमेंट के आपसी जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं, उन म्यूचुअल रिलेशंस को या तो हम फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसका ह्यूमन पर या ह्यूमन का जो इफेक्ट है वो नेचर पे देखते हैं। इनकी स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी ये एक अध्ययन है किसके संबंधों का? प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण या मानवीय क्रियाकलापों के बीच का अध्ययन है। इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ज्योग्राफर्स ने अपनी अपनी एक डेफिनेशंस दी हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाते हैं रेडजेल। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। ये फ्रेडरिक रेडजेल है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहलाते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आपसे कोई पूछता है ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर, तो आप क्या बताएंगे? फादर ऑफ फ्रेडरिक रेडजेल। ओके, और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोज्योग्राफी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये जर्मन भूगोलवेता है, जर्मन से बिलोंग करते हैं और इनको कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इनकी एक बुक है, वो वर्ल्ड फेमस बुक है ज्योग्राफी के अंदर, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एक डेफिनेशन दी है। उन डेफिनेशंस को मैं आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ओके, तो मैं वन बाय वन एक एक डेफिनेशन आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की बताऊंगा। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू रेडजेल, अकॉर्डिंग रेडजेल क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी is synthetic study between human society and Earth's surface। ओके, तो रेडजेल ने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज सिंथेसाइज्ड स्टडी between relation। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेसाइज्ड स्टडी between human society and Earth's surface। यहां पर अगर मैं रिलेशन लिख दूं, रिलेशन बिटवीन, यहां पर रिलेशन कर देता हूं, सॉरी रिलेशन यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज सिंथेसाइज्ड स्टडी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो सीधी सी बात है, रेडजेल बताते हैं कि मानव भूगोल जो है एक संश्लेषित अध्ययन है। किसके बीच का? वो उन्होंने बताया है मानव समाजों और पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है? अच्छा, अब इनकी जो एक स्टंच डिसिपल है, ये जो रेडजेल है, अभी हम बात करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि इनका बहुत बड़ा योगदान है जो डिटरमिनिज्म है, डिटरमिनिज्म निश्चयवाद जिसको बोलते हैं नेचुरल डिटरमिनिज्म। इसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है इस थॉट के ऊपर। तो
इनकी जो थॉट है उसी को बहुत बड़ा सपोर्ट करती है, यानी स्टंच सपोर्टर है, जो एक ज्योग्राफर है, अमेरिका की है, जिनका नाम है एलन सैंपल, मिस एलन सैंपल, जो अमेरिकन है। और ये रेडजेल जो है, रेडजेल की बहुत बड़ी कट्टर समर्थक है और डिटरमिनिज्म की भी, और ये इनकी डिसिपल है, शिष्या है ये। ओके, तो इन्होंने क्या कहा ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में? पहली डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई, दूसरी डेफिनेशन है एलन सैंपल की। मिस एलन सैंपल, मिस एलन सैंपल। एलन सैंपल ने क्या कहा? ह्यूमन ज्योग्राफी is the study of changeable relation between unrest man and unstable earth। अब देखिए इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है एलन सैंपल ने, जो रेडजेल के डिसिपल है और अमेरिकन है। ये अमेरिकन है, वो जर्मन थे, ये अमेरिकन है। इन्होंने बताया ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजेबल रिलेशन, यानी बदलते हुए संबंध का अध्ययन है। किसके बीच में? अनरेस्ट मैन, क्योंकि मैन रेस्ट में तो कभी नहीं आता, मरने के रेस्ट में जाता है, जब तक वो जीता है अनरेस्ट में रहता है। तो अनरेस्ट मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। और आपको पता है कि अर्थ भी स्टेबल नहीं है, डायनेमिक है। ओके, तो अनस्टेबल है। तो अनरेस्ट मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच के जो बदलते हुए जो संबंध है, उनका अध्ययन क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ये कौन बोलता है? ये बोलता है मिस एलन सैंपल। क्लियर? टू डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बच्चों, वो आती है, किसकी आती है? विडाल डी ला ब्लांच। विडाल डी ला ब्लांच, विडाल डी ला ब्लांच। ये क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी gives a new idea of relation between man and earth, in which we study of physical laws, those control or earth and humans or and synthesized knowledge about
humans, those living on earth। यानी ये क्या बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक नया आइडिया देती है, नया विचार देती है किसके संबंधों के बीच में, मैन और अर्थ के बीच में। इसमें इन विच वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं किसका, फिजिकल लॉज का, यानी भौतिक नियमों का, और उन नियमों का जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं, और हम सिंथेसाइज नॉलेज प्राप्त करते हैं, सिंथेसाइज नॉलेज अबाउट ह्यूमन दोज लिविंग ऑन अर्थ, जो अर्थ पे रहते हैं, इसका जो स्टडी करते हैं वो हम इसी के अंतर्गत करते हैं। क्लियर? तो मेन जो बातें आई मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो लेसन आता है उसके अंदर मैंने अभी बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं। उन इंपॉर्टेंट थॉट्स की हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से है वो, और आप उनको गौर से देखिए क्या है, आप समझ जाएंगे। पहले आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। ये आपने पढ़े होंगे ये टॉपिक्स, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देता हूं। स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 थॉट्स आते हैं सामने। एक आता है जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। और एक आता है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम पॉसिबिलिज्म। बच्चों अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं निश्चयवाद, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं संभववाद। समझ में? इस विचार के जो सपोर्टर हैं उसमें मैंने बताया था आपको रेड जेल। ओके, ये रेड जेल है, ये इसके सपोर्टर हैं, और इसके जो सपोर्टर हैं वो मैं बता देता हूं आपको, वो हैं विडाल डी ला ब्रांच। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म है। इस एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म को हम प्राकृतिकरण भी कहते हैं, नेचुरलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें मानव का पूरी तरीके से क्या हो गया है, प्राकृतिकरण हो गया है उसका। मानव है वो प्राकृतिकरण है, जितनी भी मानवीय क्रियाकलाप है या मानव है उसका सारा उसके ऊपर किसका इफेक्ट होता है, प्रकृति का इफेक्ट होता है, नेचर का इफेक्ट होता है। इसलिए इसको हम नेचुरलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, इसलिए हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ओके, इसको पहले मैं बताऊंगा आपको, इसके सपोर्टर है रेड जेल। ये एक ऐसी स्टेज होती है ज्योग्राफी की जिसमें जो सोसाइटी होती है वो प्रिमिटिव स्टेज में होती है। समाज होता है वो कौन सी स्थिति में होता है, प्रिमिटिव स्टेज में। दूसरी बात है यहां पर लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, लो टेक्निकल डेवलपमेंट। लो टेक्निकल डेवलपमेंट। सेकंड, इसमें सुप्रीम कौन होता है, नेचर। नेचर इज सुप्रीम। इसमें लिसन टू नेचर। नेक्स्ट, अफेयर टू नेचर। वर्शिप
नेचर। यहां पर देखिए ये एक ऐसी स्टेज होती है, अब मेरी इसकी बात को समझना, इसको समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक ऐसी स्टेज होती है ह्यूमन ज्योग्राफी की जिसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का प्राकृतिककरण, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और इसके सपोर्टर हैं फ्रेडरिक नीत्शे जो जर्मन स्कॉलर है। इसमें क्या किसको सुप्रीम माना गया है? नेचर को सुप्रीम माना गया है। अब देखिए यहाँ पर जो सोसाइटी होती है, समाज जो होता है, वो प्रिमिटिव स्टेज में होता है, यानी प्राथमिक अवस्था में होता है। ओके, और वो पूरी तरह से डिटरमाइन होता है, डायरेक्टेड होता है किससे? नेचर से, प्रकृति से डिटरमाइन होता है। क्लियर? इस पर प्रकृति का प्रभाव होता है मानव पे, इसलिए बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। मानव का पूर्णतः इसमें प्राकृतिकरण होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने टेक्निकल डेवलपमेंट्स की बात की। टेक्निकल डेवलपमेंट्स यहाँ ना के बराबर है, लो नहीं, ना के बराबर है। यहाँ कोई तो टेक्निकल डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल ये प्रिमिटिव स्टेज है। यहाँ पर डेवलपमेंट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्लियर? ओके। दूसरी, यहाँ पर मैंने बताया है कि सब कुछ नेचर का है, नेचर सर्वोपरि है, नेचर जैसा कहती है, मानव को वैसा ही करना पड़ता है, उससे बाहर मानव नहीं जा सकता। और नेक्स्ट मैंने बोला लिसन टू नेचर, मानव वही काम करता है जो उसको नेचर है वो डायरेक्ट करती है, निर्देशित करती है, यानी नेचर के बाहर वो कोई नहीं, नेचर उसको जैसे ही इंस्ट्रक्शंस देगी वो वैसे ही करता जाएगा, नेचर से बाहर कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट, अफेयर ऑफ नेचर, वो प्रकृति से डरता है, वो नेचर से बिल्कुल घबराता है, डरता है कि मैं कुछ करूंगा तो प्रकृति का क्या प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। क्लियर? तो ये इसके अंदर वो नेचर से डरता है। नेक्स्ट, डरने की वजह से वो वर्शिप करता है, पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? वो प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति पूजक है वो, नेचुरल वर्शिप करता है वो। ओके, तो ये इस पोजीशन के अंदर जो सपोर्ट किया जाता है, ये बोला जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें प्रकृति का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए इसमें बोलते हैं मानव का प्राकृतिककरण। ओके, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोलेंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन होगा। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से, यानी पूरा का पूरा नियंत्रित और कंट्रोल होता है ह्यूमन किसके अंडर में? नेचर में। तो यहाँ नेचर सर्वोपरि है। ठीक, इधर आ गए। इस थॉट को बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म संभववाद, संभववाद। और इसको, इस विचार को रखा किसने? विडाल डी ला ब्लांस ने रखा था, जो फ्रांस के स्कॉलर थे, उन्होंने रखा संभववाद की विचारधारा को। ये विचारधारा जो है बिल्कुल इसके उल्टी है, एक्सट्रीम है, ये कहती है उसके अपोजिट कहती है। यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, ह्यूमन इज सुप्रीम, सुप्रीम। यहां पर ह्यूमन को क्या बताया गया? सुप्रीम बताया गया। दूसरा, हाई टेक्निकल डेवलपमेंट। यहां पर क्या बताया गया है? वहां पर डेवलपमेंट नाम का कुछ भी नहीं था, लो डेवलपमेंट वो मैंने लिख दिया, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। इसमें आपके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ओके, यहाँ मैन है वो सुप्रीम है, और यहाँ हाई टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जब हाई टेक्निकल डेवलपमेंट्स होते हैं या डेवलपमेंट्स होते हैं तो उससे क्या बनता है? कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, सांस्कृतिक विकास होता है। ओके, सांस्कृतिक विकास होता है। जब वो विकास, तकनीकी विकास होंगे तो उसके साथ वो किससे जुड़ा है? कल्चरल डेवलपमेंट से। अब यहां पर देखिए ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडर द फिजिकल लॉस, फिजिकल लॉस। यहां पर ह्यूमन है वो समझने की कोशिश करता है उन नियमों को, उन भौतिक नियमों को
जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं, यानी पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं, पृथ्वी पे जो भी फिजिकल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनकी स्टडी करता है, उनको अच्छी प्रकार से समझता है। और उनको समझने की वजह से ही ह्यूमन ने फ्रिक्शन को जाना, इन्हीं की वजह से उसने डीएनए के बारे में जाना, इन्हीं की वजह से उसने एरोडायनेमिक्स के बारे में जाना। जब उसने इन सब चीजों के बारे में जान लिया, तो उसने जब फ्रिक्शन के बारे में जाना, जब इस नियम को जाना, तो उसने उस नियम की मदद से क्या इन्वेंशन कर लिया? फ्रिक्शन की वजह से फायर, उसने फायर का आविष्कार कर लिया। जब उसने फिजिकल लॉज के बारे में स्टडी की और उनको समझ लिया, तो उसने डीएनए के बारे में पता लगा लिया। और आपको पता है आज के समय डीएनए का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी के बारे में उसके आनुवंशिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनका पता लगाना, मानव के डीएनए से बहुत सारी चीजों का पता लगाना, ह्यूमन डीएनए से आदमी के अंदर जो जो बीमारियां होती हैं डीएनए की वजह से उनकी पता लगाना, और उन डीएनए की वजह से जो हम डिजीज का पता लगाते हैं, उनकी मदद से हमने क्या किया? हेल्थ इंप्रूवमेंट किया, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया। क्योंकि हमें अब डीएनए मिल गया, डीएनए से हमें बहुत सारे डिजीज का पता चला, और उन डिजीज की वजह से हमने जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया और डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ ह्यूमन ने एरोडायनेमिक्स के बारे में जाना, फिजिकल लॉज से। तो एरोडायनेमिक्स जो है उनके बारे में जाना, तो मानव ने इसकी हेल्प से जो फास्टर प्लेन्स हैं उनको बनाना सीखा, उनको उड़ाना सीखा। क्लियर? तो ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बोलता हूं, देखिए यहां पर सोसाइटी थी वो प्रिमिटिव स्टेज में थी, और नेचर था वो सुप्रीम था, लेकिन यहां ह्यूमन है वो क्या है? सुप्रीम है। यहां पर पांचवा मैं बताऊं आपको, फ्रीडम। ये वैसे मेरे को ऊपर ऊपर लिखना था, फ्रीडम। यहां पर ह्यूमन क्या है? सुप्रीम है, मानव से बड़ा कोई नहीं, प्रकृति से बड़ा माना गया है मानव को यहां पर, और इसमें फ्रीडम है, यानी ह्यूमन के पास फ्रीडम है। वो डरता नहीं है प्रकृति से, वो कहता है मैं प्रकृति पे विजय प्राप्त कर सकता हूं। ओके, तो मैं सुप्रीम हूं, मुझे मैं हर कुछ कर सकता हूं अपनी कैपेबिलिटी से, ओके, अपनी क्षमता से, अपनी कैपेबिलिटी और अपने नॉलेज से मैं कुछ भी कर सकता हूं, प्रकृति पे कंट्रोल कर सकता हूं, नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि ऐसा नहीं है कि मानव अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो प्रकृति के ऊपर पूर्णतः कंट्रोल कर सके, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मानव को बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, और ऐसा भी है कि वो मानव पूर्णतः प्रकृति पे नियंत्रण नहीं कर सकता। लेकिन हम इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसमें बताया गया है कि ह्यूमन इज सुप्रीम एंड फ्री, वो फ्री है और वो अपने आप को सुपर मानता है, किससे? नेचर से। यहां पर देखिए वहां पर टेक्निकल डेवलपमेंट्स क्या थे? ना के बराबर थे, लेकिन यहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं? बहुत सारे टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जब टेक्निकल डेवलपमेंट्स होते हैं तो कल्चरल डेवलपमेंट्स उनके साथ साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल लॉज। मानव ने क्या किया? अपने ज्ञान से फिजिकल लॉज की स्टडी की, उनके अध्ययन किया, उनको समझा, और उनकी हेल्प से बहुत सारी फिजिकल लॉज को जाना और उनसे बहुत सारी चीजों को इन्वेंट किया, आविष्कार किया और उनको सोल्व किया। इसके साथ साथ इस तरह से ये जो हम देख रहे हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम कौन सी स्टेज को पसंद करेंगे? ना तो हम ऐसी स्टेज में रहना चाहते हैं क्योंकि हम प्रकृति के अंदर प्राकृतिक क्रम में पूरे के पूरे नहीं रह सकते, हम उसी तरह प्रिमिटिव स्टेज में नहीं रह सकते, हमें उससे निकलना ही पड़ेगा। लेकिन हम इसको भी फेवर नहीं करते क्योंकि ये पूरी तरह ह्यूमन को क्या पता है? फ्री बता रहा है और ये कह रहा है कि हम फ्री हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक तीसरी विचार यानी थर्ड थॉट में जाना होगा, जो दिया गया है किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, जिसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म। ये दोनों समझ गए यार। अब मैं आप बात करता हूं अब ये तीसरी थॉट है जिसका नाम है नियो डिटर्मिनिज्म। ओके, इसको इसका दूसरा एक और नाम है बच्चों जिसको आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और इसके जो सपोर्टर हैं वो है ग्रिफिथ टेलर। इन ग्रिफिथ टेलर ने कहा ना तो हम नेचुरल एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना हम पॉसिबिलिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें एक बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो हम प्रिमिटिव स्टेज में रह सकते हैं, ना हम पॉसिबिलिज्म के स्टेज में रह सकते हैं जो बिल्कुल अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र मानता है, फ्री मानता है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते। ओके, इसलिए हमें एक ऐसे पाथ पे बढ़ना पड़ेगा जिसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब आपके दिमाग में बात आ रही है स्टॉप एंड गो का यूज क्यों किया। तो ग्रिफिथ जो टेलर थे, स्कॉलर थे, इन्होंने एक जो शहरों में अक्सर आप देखते हैं रोड्स के ऊपर क्या होती है, ट्रैफिक लाइट्स होती है। वो ट्रैफिक लाइट्स क्या करती हैं, वहां चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर ये ट्रैफिक लाइट नहीं होंगी तो क्या होंगी, इधर से गाड़ी आएगी, इधर से जाएगी, इधर से आएगी और इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा तो गाड़ियां आपस में क्या होंगी, टकराएंगी और उससे बहुत सारा नुकसान होगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया गया है, ट्रैफिक लाइट का। तो इस ट्रैफिक लाइट को उन्होंने इस ट्रैफिक लाइट से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी थॉट्स में ट्रैफिक लाइट को इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया है कि पॉसिबिलिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां पर मानव स्वतंत्र है, उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। अगर इसी तरीके से मानव प्रकृति में, नेचर में अपना इंटरफेयर करता रहा और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता रहा तो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएंगे और नेचर है वो खत्म हो जाएगी, ह्यूमन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा पाथ चुनना चाहिए जो मिडिल का हो, जिसको हम ट्रैफिक लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टॉप, रुक जाओ। अंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडी या वेट भी कह सकते हैं इसको, वेट। और थर्ड इज ग्रीन, इसको बोलते हैं गो। तो इन्होंने क्या कहा, ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा कि जब हम पॉसिबिलिज्म की स्टेज में होते हैं वो ठीक है, लेकिन हम फ्री होते हैं वहां पर, हमें कोई रोकने वाला नहीं है और हम उन रिसोर्सेज का इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि वो हमारे लिए खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, नेचर और ह्यूमन सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए उस पोजीशन को रोकने के लिए हमें किसको देखना चाहिए, रेड लाइट को। तो हमें क्या करना चाहिए, इस थॉट में हमें जो मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जब वो एक्सेस होने लगता है तो हमें उनको क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए। रुक के हमें क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, वेट करना चाहिए कि वो रिसोर्सेज जो आपने एक्सप्लॉइट किए हैं वो रिसोर्सेज दोबारा से रिसाइकल और रिकंजर्व हो जाए। किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। नेचर जब उसको रिसाइकल और कंजर्व कर ले उस तक हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और जब वो कंजर्व और रिसाइकल हो जाए तो दोबारा से हमें उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक
जो हमारी थॉट है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जिसको बोलते हैं शत पोषणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, अक्सर आपने पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमंस विदाउट हार्मिंग नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, जरूरी है मानव के लिए, ऐसा नहीं है, ये डेवलपमेंट को नहीं रोकती है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इफेक्ट हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट पे ना पड़े और हमारे रिसोर्सेस है वो एक्सप्लॉइट ना हो। आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए वो रिसोर्सेस है वो स्टोर रहे ताकि वो उनको यूज कर सके, और इस तरीके से हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो सतत बने रहे, कंटिन्यूअसली वो बने रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन विदाउट हार्म नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें विकास करना है लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए किसको, वातावरण को। क्लियर, ये इसका समर्थन करते हैं। तो आपने यहां पर ग्रिफिथ टेलर की जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, ग्रिफिथ टेलर क्या कौन सी थ्योरी देते हैं, जिसको बोलते हैं न्यू डिटरमिनिज्म, जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो, और स्टॉप एंड गो का तो ट्रैफिक लाइट से लिया है उन्होंने, और ग्रिफिथ टेलर ने बताया है कि रेड मतलब होता है स्टॉप और रेड मतलब होता है रेडी और वेट, यानी तैयार रहो और इंतजार करो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। क्लियर, तो हम ये जो मिडिल पाथ है इसको बोलते हैं मिडिल पाथ। मिडिल पाथ, ओके, हम इस मिडिल पाथ का समर्थन करते हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट है। तो इसमें ही सब चीजें आती हैं कि हमें डेवलपमेंट तो करना चाहिए, डेवलपमेंट हम इस तरीके से करें कि हमारे एनवायरनमेंट पे उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े और हमारे रिसोर्सेस हैं आने वाली जो जनरेशंस हैं उनके लिए अर्थ में बने रहें, जिसका लाभ वो भी है। क्लियर, तो बच्चों मैंने आपको डेफिनेशंस, आपको इंपॉर्टेंट 3 थॉट्स बताई हैं इस पार्ट में। इसके अगले पार्ट में मैं आपको इसके स्कोप और डेवलपमेंट, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका स्कोप और उसका डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट पे आपको बताऊंगा, और उसकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी फील्ड्स और सब फील्ड्स के बारे में बताऊंगा अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू, नाइस डे।